हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स का आज का जो टॉपिक होगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो ये लिखा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। पहला क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ किस काम में आता है या क्या है। तो आप केवल इतनी बात लिखोगे कि परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। यानी इसके द्वारा क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान का मापन किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान का मापन किया जाता है। ठीक है, याद हो गया। फिर देखो इसी के अंदर लिखा हुआ है मास, ये इंग्लिश में अगर लिखूंगा तो लिखूंगा मास स्पेक्ट्रोग्राफ। GR, अच्छा, एक नाम आता है मास स्पेक्ट्रम या फिर द्रव्यमान स्पेक्ट्रम नाम आता है। तो देखो आपको केवल पूछ लिया जाए कि मास स्पेक्ट्रम क्या है तो आप केवल इतनी बात बताओगे। देखो फोटोग्राफी प्लेट का नाम सुना होगा आपने, ये माना कि फोटोग्राफी प्लेट है, फोटोग्राफी प्लेट है। जब देखो होता क्या है, जब अपन विभिन्न द्रव्यमान के परमाणु इस पर डालते हैं, विभिन्न द्रव्यमान के परमाणु, जैसे मान लो 3 टाइप के परमाणु डाल दिए, X Y Z डालते हैं, तो जब इन परमाणुओं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो एक टाइप के परमाणु तो यहाँ पर एक ब्लैक लाइन कर देते हैं, जैसे माना कि ये X है, दूसरे वाले ये हो गए Y और तीसरे वाले ये क्या हो गए आपके Z। तो ये देखो अलग अलग द्रव्यमान के, द्रव्यमान X का अलग है, Y का अलग है और ये अलग है, और इसी ये जो एक आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, जैसे आपसे पूछा जाए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है तो आप लिखोगे परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। फिर आपसे ये पूछा जाए कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रम क्या है तो आप ये लिखोगे कि फोटोग्राफी प्लेट पर विभिन्न द्रव्यमानों या विभिन्न कणों के लिए अलग अलग काली लाइनें जो प्राप्त होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के 3 पार्ट हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो तो है आयन स्रोत। क्या बताया मैंने, आयन स्रोत या आयन सोर्स। इसका पार्ट नंबर 2 है फिल्टर। क्या बताया मैंने, फिल्टर। बात समझ आ गई सबके। नंबर 2 है फिल्टर और तीसरा है अभिलेखन कक्ष। अभिलेखन कक्ष। इसी में थोड़ा एक और जोड़ दूं तो ये एक ना वह फोक्सन कक्ष। फोक्सन कक्ष अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहो तो ये है आयन सोर्स, और ये क्या बताया, फिल्टर एंड फॉक्सिंग चैम्बर, और ये क्या है, रिकॉर्डिंग चैम्बर। ये आपका है रिकॉर्डिंग चैम्बर। अब इन भागों की अपन इस भाग की मुख्यतः है अपन व्याख्या करेंगे। नंबर 3 वाले की सबसे पहले बात करता हूं कि अभिलेखन कक्ष के रूप में अपन काम में लेते हैं फोटोग्राफी प्लेट। क्या काम में लेते हैं, फोटोग्राफी प्लेट काम में लेते हैं। फोटोग्राफी प्लेट पर क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले बात की कि अलग अलग द्रव्यमानों के पार्टिकल जब अलग अलग जगह पर आपतित होते हैं तो फोटोग्राफ प्लेट को प्रभावित करते हैं, वहाँ पर एक काली लाइन प्राप्त हो जाती है और उसी को मैंने द्रव्यमान स्पेक्ट्रम भी कहा था। और ये जो प्रोसेस है ये एक अभिलेखन का कार्य कर रहा है, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, अभिलेखन कक्ष बोलते हैं। तो आपको नंबर 3 में केवल इतनी बात बतानी है कि अभिलेखन कक्ष के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो क्या बताओगे आप, अभिलेखन कक्ष के रूप में फोटोग्राफी प्लेट का उपयोग किया जाता है। अब बात आ गई इन 2 की। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या सीखा कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है आयन स्रोत, नंबर 2 है फिल्टर व फोक्सन कक्ष, और तीसरा है अभिलेखन कक्ष।
इनका इंग्लिश में याद करो, फिल्टर एंड फोकसिंग चैम्बर, और ये आपका रिकॉर्डिंग चैम्बर, और ये आयन सोर्स है। फिर मैंने थर्ड वाले पार्ट के बारे में केवल इतनी बात बताई है कि अभिलेखन कक्ष के रूप में आप क्या काम में लेते हो, फोटोग्राफिक प्लेट काम में लेते हो। अब अपन मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, आयन स्रोत। अब देखो अपना नंबर फर्स्ट शुरू होता है आयन स्रोत। देखो आयन स्रोत का मतलब है कि जिस परमाणु का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है उसको आप आयनित अवस्था में प्राप्त करते हो। वो सिंगल आयनाइज्ड हो सकता है, डबल आयनाइज्ड हो सकता है। जैसे आपके पास आप परमाणु अक्ष को क्या करना चाह रहे हो, अक्ष का द्रव्यमान ज्ञात करना चाह रहे हो, तो आप इसमें अक्ष से या तो अक्ष प्लस प्राप्त करोगे या फिर अक्ष प्लस प्लस प्राप्त करोगे। बात क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि किसी परमाणु को आयनित करने की अलग अलग विधियां हैं। वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा यौगिक काम में ले रहे हो, कौन सा यौगिक या कौन सा तत्व काम में ले रहे हो, इस बात पर डिपेंड करता है। इसमें एक दो की थोड़ी थोड़ी बात डिटेल में करता हूं कि इसकी जो विधि नंबर 1 है, जैसे क्षारीय धातु है, क्षारीय धातुओं के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हैं। तो देखो इनको आयनित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इनको गर्म करना होता है। क्या करना होता है, गर्म करना होता है। तो आप गर्म कर देते हो, गर्म करके गर्म करोगे तो Na प्लस प्राप्त हो जाएगा, आपको K भी क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा, आयनित हो गए। बात क्लियर हो गई सबके। यानी फर्स्ट जो प्रोसेस है, अगर आपके पास में क्षारीय धातु है तो कुछ नहीं करना, केवल तापन करना है, गर्म करना है, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वो धातुएं हैं वो आयनित अवस्था में प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद में दूसरा जो है, जैसे मान लो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी तापानुकूल धातु। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, या फिर स्थायी धातु है, सोना है, यूरेनियम है, इनकी बात करें तो इन धातुओं के आयन प्राप्त करने के लिए अपन लेते हैं विसर्जन नली काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, विसर्जन नली काम में लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया। इनसे प्राप्त करने के लिए, आयन प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक तो ऑक्सीलेटिंग डिस्चार्ज काम में लेते हैं। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इन धातुओं के आप क्या करते हो, कैथोड और एनोड बनाते हो, कैथोड और एनोड बनाते हो, और फिर बाद में उन दोनों के बीच में ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, या फिर ऑक्सीलेटिंग आप वोल्टेज प्रोड्यूस करते हो। तो ये धातु क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। और वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वोल्टेज होता तो स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज काम में लेते हैं। बात क्लियर हो गई। तीसरा जो प्रोसेस है, देखो ये पूछा जाए तो ये आप बताओगे या थोड़ा सा आप दे के आ सकते हो। तीसरा जो प्रोसेस है, कुछ धातु ऐसी हैं उनके लिए आप विसर्जन नली भी काम में ले सकते हो, विसर्जन नली भी काम में ले सकते हो। या कुछ गैसों के लिए क्या काम में ले सकते हो, विसर्जन नली भी काम में ले सकते हो। विसर्जन नली क्या है, मेरे हिसाब से सबका थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। इसमें एक कैथोड और एक आपका एनोड। जब यहाँ पे गैस है तो देखो इलेक्ट्रॉन यूज आएंगे तो ये टकराएंगे आपस में, टकराने से आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं, आयन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक बात है। तो ये दो तीन मैंने सिंपल बातें की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी आपने फिलहाल तक क्या सीखा है कि आयन स्रोत से क्या प्राप्त करते हैं, उस परमाणु के आयन प्राप्त करते हैं जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। फिर बाद में आप ये लिखोगे कि ये अलग अलग तत्वों पर डिपेंड करता है कि किस विधि से आयन प्राप्त करें। फिर आप ये लिखोगे क्षारीय धातुओं के आयन प्राप्त करने तो आपको कुछ नहीं करना, उनको गर्म करना है। फिर आप ये लिखोगे कुछ धातुएं हैं जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप उन पर, जैसे मैंने सोने की और यूरेनियम की बात की, उनके लिए उनके ऊपर क्या करते हो आप, ऑक्सीलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज अप्लाई करते हो, यानी ऑक्सीलेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आयन प्राप्त हो जाते हैं। फिर तीसरी बात मैंने बताई, विसर्जन नली के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं हम। इसके बाद में नंबर 2 भाग आता है फिल्टर। क्या नाम आता है, फिल्टर, जो कि एग्जाम में अलग से ही पूछ लिया जाता है, पूरा पूछे न पूछे फिल्टर अलग से पूछ लिया जाता है।
तो देखो फिल्टर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा, देखो जैसे अपन आयन प्राप्त करते हैं तो आपके पास में अलग अलग आयन हो जाते हैं, उनमें से एक ही टाइप के आयनों को अलग करना, या एक ही ऊर्जा के आयनों को अलग करना, एक ही आवेश के आयनों को अलग करना, एक ही संवेग के आयनों को अलग करना, या एक ही वेग के आयनों के अलग करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसी उपकरण को क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। अब बोलो आपसे पूछा जाए डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे? तो आप ये लिखोगे फिल्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार के आवेशों, एक ही प्रकार की ऊर्जा या एक ही प्रकार के संवेग, एक ही प्रकार के वेग के कणों को या तत्वों को पृथक पृथक किया जाता है। बात समझ आएगी सबके? जैसे मान लो एक ही ऊर्जा के परमाणु चाहिए तो एक ही ऊर्जा के परमाणु आपको प्राप्त हो जाएंगे, बात याद होगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ फिल्टर अपने पास में 2-3 टाइप के बता रखे हैं। एक आपको बता रखा है ऊर्जा फिल्टर, एक बता रखा आपको संवेग फिल्टर। एक तो क्या बताया मैंने, ऊर्जा, दूसरा बता रहा हूँ संवेग, और एक तीसरा है अपना वेग फिल्टर। अब देखो डेफिनेशन तीनों की एक साथ याद कर सकते हो। आपसे पूछा जाए ऊर्जा फिल्टर क्या है, तो आप ये लिखोगे ऊर्जा फिल्टर वो उपकरण है जिसके द्वारा एक ही ऊर्जा के परमाणु आपको प्राप्त होते हैं। आपसे पूछे संवेग फिल्टर क्या है, तो आप ये लिखोगे कि एक ही संवेग के परमाणु प्राप्त होते हैं, उस उपकरण को क्या बोलते हैं, संवेग फिल्टर बोलते हैं। वेग फिल्टर क्या है, तो आप भी ये बोलोगे एक ही वेग के परमाणु प्राप्त करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसी को वेग फिल्टर बोलते हैं। आज मैं केवल इस ऊर्जा फिल्टर की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ऊर्जा फिल्टर की। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वेग और संवेग फिल्टर की बात करेंगे। तो आओ देखो ऊर्जा फिल्टर, एनर्जी फिल्टर। अच्छा, डेफिनेशन क्या लिखोगे, समान ऊर्जा, आपको क्या प्राप्त करने हैं, समान ऊर्जा के परमाणु आपको प्राप्त करने हैं। बात क्लियर होगी सबके? इसके लिए देखो अपने पास में 2 प्रोसेस हैं। एक तो अपन लेंगे हम, देखो जैसे पहला जो प्रोसेस है उसमें इस टाइप की 2 प्लेटें ले ली, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट, एक सेकंड बाद में करता हूँ वो। अब देखो इसमें ये छेद कर दिया और ये एकदम सामने होना चाहिए। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, माना कि ये प्लेट आपकी प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, हो गई। माना कि इनके प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या है, v है, v विभवांतर है। अब आपके पास में आयन जो है, पहला जो आयन जो है, माना कि क्यों है, आयन प्रावेश क्यों, इस क्यों को मैं क्या लिख सकता हूं, एन भी तो लिख सकता हूं। जब वो आयन यहां पर जब आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा माना कि लगभग 0 है, एकदम 0 नहीं है, लगभग 0 है। यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² क्या लगभग 0 है। अब वो आयन इधर से यूं निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर यहाँ पर ये विभवांतर अप्लाई कर रखा है आपने, और वो आयन अगर धनायन है तो देखो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ जब निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी अपन बात करेंगे, ठीक बात ना। चूंकि वे इनके बीच में विभवांतर समान अप्लाई किया गया है तो प्रत्येक धनावेशित पार्टिकल को समान ऊर्जा ही प्राप्त होगी। एक बार दोबारा समझो, यहां पर जो मैंने पार्टिकल दिया उसकी ऊर्जा कितनी है, लगभग माना कि 0 है। यहां से जब बाहर निकलेगा तो कितनी हो जाएगी उसकी ऊर्जा, 1/2 mv² हो जाएगी। बात क्लियर होगी? 1/2 mv² कहां से प्राप्त हुई, इस वोल्टेज से प्राप्त हुई। वोल्टेज के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, क्यों v लिखते हैं। बात क्लियर होगी सबके? क्यों भी पढ़ा हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्यों की जगह अपना क्या है, एनी, समझ आ गई। तो देखो इन प्लेटों से जब बाहर निकलता है, प्लेटों से बाहर निकले आयन की गतिज ऊर्जा
1/2 mv² बराबर मैं लिखूंगा क्यू वी। याद हो गया सबके? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 mv² इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिखा जाएगा NeV। ये आपका आ गया। अब देखो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ जो बाहर निकलेगा उसकी गति ऊर्जा सबकी समान होगी। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि देखो ये जो गतिज ऊर्जा है ये डिपेंड कर रही है NeV पर डिपेंड कर रही है। n आपका किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं के लिए n फिक्स है, E आपका फिक्स है। चूंकि प्लेटों के बीच में विभवांतर भी आपने कांस्टेंट लगा रखा तो V भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट हुई या नहीं हुई? गतिज ऊर्जा आपको क्या प्राप्त होगी? कांस्टेंट प्राप्त होगी। इस प्रकार से इन प्लेटों के बाहर जो ऊर्जा जो पार्टिकल निकलते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है? लगभग समान होती है। यहाँ पर मैंने लगभग समान इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि गतिज ऊर्जा सबकी 0 है। क्योंकि गतिज ऊर्जा 0 न हो तो जैसे मान लो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन है गतिज ऊर्जा में, तो यहाँ भी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, इसलिए लगभग बोला। इस विधि की तुलना में एक विधि और है जिसमें बेलनाकार ये तो समांतर प्लेट संधारित्र एक प्रकार का, एक विधि और है जिसमें बेलनाकार संधारित्र काम में लेते हैं, उसके द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रोसेस नंबर फर्स्ट के अंदर आपने समांतर प्लेट संधारित्र से समान ऊर्जा के पार्टिकल प्राप्त कर लिए, आयन प्राप्त कर लिए। इसका विधि नंबर 2 ये चल रहा है ऊर्जा फिल्टर, और ऊर्जा फिल्टर के अंदर ही विधि नंबर 2 है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र तो देखो बेलनाकार संधारित्र का ये ले लिया दोनों प्लेटें, एक तो ये कर दिया, देखो बाहर वाली को भी कर देता हूँ। थोड़ा डायग्राम बढ़िया बनाना है सबको। अब देखो इसका सेंटर कहीं जाएगा, ये सेंटर है और ये कोण माना कि थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा है। इसके बीच में फिर देखो ऐसे कर देता हूँ, अच्छा फिर इसके बीच में भी यूँ कर देता हूँ। यहाँ आपने आयन डाला, वो आयन इस प्रकार से वहाँ निकलेगा। ऐसे क्यों निकलेगा उसकी बात अपन करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, ठीक बात है। माना कि ये जो स्लिट है ये P है और ये जो स्लिट है ये क्या है आपकी Q है। माना कि ये प्लेट है वो C1 है और ये प्लेट है वो क्या है C2 है। थोड़ा गौर करना, आपने C2 को प्लस कर दिया बाहर वाली को और अंदर वाली को माइनस कर दिया, बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अरे थोड़ा ढंग से करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या नहीं होगी? ये हो जाएगी। तो गौर करना, माना C1 व C2 के मध्य विभवांतर जो है वो आपने V अप्लाई किया, तो विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र आपका E बराबर क्या होता है? E बराबर V/D होगा या नहीं होगा? D प्लेटों के बीच की दूरी है, D क्या है? प्लेटों के मध्य की दूरी है। अब देखो इस फॉर्मूले का केवल इतना ही टारगेट है कि देखो D आपने कांस्टेंट कर रखी है, अगर विभवांतर कांस्टेंट करोगे तो E भी क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। बस इतना सा मतलब है इस बात का। ये फॉर्मूला तो याद होगा? अरे ऐसे याद नहीं किया गया कभी? ऐसे क्या होना, dV = EdR, इसी से तो लिखा है E बराबर dV/dR, तो V/D वहीं से लिखा है V/D, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ। अब आप देख रहे हो, माना कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो आयन है, चलो
ऐसे करता हूं, आयन पर आवेश, आयन पर आवेश Q बराबर क्या है, N ही है। N आपका 1 2 3 जो भी हो सकता है, हम बात क्लियर होगी सबके। अच्छा, इस आवेश पर E के कारण बल, बोलो अगर मैं उसको F बात करूँ तो F बराबर क्यू ई बहुत पढ़ा होगा आपने, F बराबर क्या पढ़ा होगा आपने, क्यू ई पढ़ा होगा। अच्छा, क्यू की जगह रखा एन ई और फिर ई लिखा। इस बल की दिशा किधर है, इस बल की दिशा F की दिशा किधर है, केंद्र की ओर है। कैसे पता चला, क्योंकि पॉजिटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और विद्युत क्षेत्र यूं तो है, यूं तो है। और केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या प्रदान करता है, केंद्र की ओर है, इस कारण यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बात याद होगी। इसके बाद देखो, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv² बट्टा r इक्वल टू बल n e और e। यहाँ r क्या है, r है त्रिज्या, तो ये देखो त्रिज्या कौन सी त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, त्रिज्या है। बात क्लियर होगी। इसी लाइन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि mv² इक्वल टू n e r लिख सकता हूं, और इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 mv² इक्वल टू 1/2 n e r लिख सकता हूं। या फिर आपका k यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, n e r। अब बात सुनना 1 मिनट के लिए, देखो ये r है, थोड़ा सा अगर इस पार्ट के अंदर आपका आवेश गति कर रहा था तो उसके लिए E कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो इस स्लिट Q से जब आवेश बाहर निकलेगा तो उसका K यानी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा भी आप क्या करते हो, समान गति ऊर्जा के आवेश आयन प्राप्त कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे मान लो असमान वाले कहाँ चले जाएंगे, तो देखो जो आयन इस समीकरण की पालना करता है वो तो इस पथ पर गमन करके बाहर आ जाता है, और जो इसकी पालना नहीं करता है वो क्या करता है, जैसे मान लो प्लस है तो माइनस वाली प्लेट कौन सी है, ये तो बाहर वाली प्लस है अंदर वाली माइनस है, तो वो किधर चला जाएगा, यूं चला जाएगा। अरे समझ आ रही है। जो आयन इस इक्वेशन की पालना करता है वो इस वर्ताकार पथ पर गति करता हुआ स्लिट Q से बाहर निकलता है, और जो पालना नहीं करता है वो प्लेट C1 में चला जाता है। बात याद होगी सबके। फिर बाद में देखो, जब एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है भाई, जब यहाँ पर प्राय ये देखा गया, यानी प्रैक्टिकल में ये देखा गया है कि थीटा का मान, ये याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, कि थीटा का मान जब π/√2 या फिर 127 डिग्री होता है, थीटा कौन सा है, इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण ये थीटा है, ठीक बात ना। 127 डिग्री होता है तो आयनों का जो फोक्सिंग जो है या फोक्सन जो है वो इष्टतम होता है। बात समझ आ गई सबके। अरे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि थीटा का मान कितना होने पर फोक्सन इष्टतम होता है, तो आप क्या लिखोगे, 127 डिग्री होने पर फोक्सन क्या है, अधिकतम होता है। तो देखो आज हम थोड़ी सी बात की, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऊर्जा फिल्टर के रूप में दोबारा प्रस्तुत होता हूँ जल्दी ही। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।